हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है इसके बारे में बात किए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उनका सिग्निफिकेंस क्या है इसको डील किया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जो एक और कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोगों ने देखा। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस्टेब्लिश किया। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये क्या चीज़ है और 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर इसमें होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक वर्सेस फ्लो की। इकोनॉमिक वेरिएबल जो भी है आपके, इकोनॉमिक वेरिएबल को ब्रॉडली हम लोग 2 भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टॉक इकोनॉमिक वेरिएबल और एक को हम बोलेंगे फ्लो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो किन इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टॉक इकोनॉमिक वेरिएबल कहेंगे, कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल को फ्लो इकोनॉमिक वेरिएबल करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं या क्या क्राइटेरिया है जिनकी वजह से कोई भी वेरिएबल स्टॉक इकोनॉमिक वेरिएबल कहा जाएगा। पहली चीज़, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई भी वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल तब कहा जाएगा जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कैलकुलेट करें। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि स्टॉक ऑफ कैपिटल इकोनॉमी में क्या है, आपसे पूछा जाए, तो जब भी स्टॉक ऑफ कैपिटल की बात की जाएगी तो वो हमेशा क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी में कितना है, तो आज तक पूरे प्लांट एंड मशीनरी में जो भी प्लांट एंड मशीनरी में मशीन लगी होगी, जो भी उनको हम सम टोटल करेंगे तो हमारा कैपिटल स्टॉक पता चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला जो डिस्क्रिमिनेशन है या सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पॉइंट ऑफ टाइम का। दूसरा, देयर इज़ नो डायमेंशन, कोई भी टाइम डायमेंशन स्टॉक के साथ इंक्लूड नहीं होता है। ये इसलिए भी है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं तो कोई टाइम डायमेंशन की बात इसमें नहीं की जाती है। तीसरी बात, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ओके, स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं तो इसलिए ये क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्थैतिक विचारधारा हिंदी में अगर हम कहेंगे तो ये एक स्थैतिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्लो की बात करें तो इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2 टाइम के बीच में क्या चेंज हुआ है किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को लेकर के, अगर हम उसकी बात करेंगे तो दैट विल बी फ्लो इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे इट हैज़ द टाइम डायमेंशन, इसका मतलब चूंकि हम 2 टाइम के बीच में इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज को मेज़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक टाइम डायमेंशन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और टाइम डायमेंशन का मतलब हो सकता है पर आवर हो, पर एनम हो, पर मंथ हो, पर ईयर भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम कैलकुलेट करना हो तो इनकम आपका क्या होता है, पर एनम भी कैलकुलेट होता है, पर मंथ भी कैलकुलेट होता है। ओके, और चूंकि हम टाइम डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए ये क्या है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक प्रावैगिक विचारधारा कह सकते हैं या प्रावैगिक वेरिएबल या प्रावैगिक चर बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा डिफरेंस है वो है स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो को इम्पैक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे, तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, द ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इकोनॉमी में कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन क्या है, दैट इज़ अ फ्लो वेरिएबल। और अगर हम कैपिटल स्टॉक की बात करेंगे तो वो स्टॉक वेरिएबल है। तो कैपिटल स्टॉक जितना ज़्यादा होगा फ्लो
दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। इनकम आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, वेल्थ क्या है, वेल्थ एक फ्लो वेरिएबल है, जबकि इनकम क्या है, सॉरी, वेल्थ एक स्टॉक वेरिएबल है, इनकम क्या है, आपका फ्लो वेरिएबल है। तो इनकम जितना ज़्यादा होगा, आपका जो स्टॉक है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। स्टॉक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेल्थ। गॉट इट। इसका इसीलिए एक नोट यहाँ पे मैंने लिंक किया है, दैट इज देयर इज़ अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है। एक छोटे से एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर टैंक में जो पानी है वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टॉक, ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। देखिएगा आप एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ वाटर इन अ टैंक। वाटर इन अ टैंक क्या है, एक आपका स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम एक होल कर दें, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल कर दें, तो ये पानी क्या होगा, निकलने लगेगा। और इस लाइन के ऊपर जो भी पानी है दैट विल बी स्टॉक। और ये स्टॉक जैसे जैसे कम होता जाएगा, पानी का स्टॉक जैसे जैसे कम हो जाएगा इस होल के ऊपर, वैसे वैसे आपका जो वाटर का फ्लो है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे वाटर का फ्लो आपका कम होता चला जाएगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टॉक जैसे जैसे कम हो रहा है, स्टॉक जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे फ्लो भी क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंस है। देयर इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि ये फ्लो वेरिएबल है कि ये स्टॉक वेरिएबल है। तो वेल्थ की बात कर लीजिए, वेल्थ आपका स्टॉक वेरिएबल है, कैपिटल स्टॉक वेरिएबल है, इन्वेंट्रीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र की जाती है, स्टॉक वेरिएबल है, वाटर इन अ टैंक स्टॉक वेरिएबल है, बैंक बैलेंस भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है, स्टॉक वेरिएबल है, बिल्डिंग एंड मशीनरी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाएगी, कितनी संख्या है इकॉनमी में, स्टॉक वेरिएबल है, पॉपुलेशन जो देश की जनसंख्या है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेज़र की जाती है कि आज के दिन भारत की जनसंख्या कितनी है। अगर हम 135 करोड़ कह रहे हैं तो 135 करोड़ क्या है, स्टॉक। ऑन द अदर हैंड फ्लो का एग्जांपल देख लीजिए, इनकम पर मंथ कैलकुलेट होगा, पर एनम कैलकुलेट होगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज एक पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेंट्रीज स्टॉक में क्या चेंज हुआ वो फ्लो वेरिएबल है, चेंज इन कैपिटल एक साल में नई मशीनरी कितनी लगी ये क्या है, फ्लो वेरिएबल, इंटरेस्ट पर मंथ होता है, पर एनम होता है, डेप्रिसिएशन पर ईयर काउंट करते हैं हम, जीडीपी पर ईयर कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम भी पर ईयर कैलकुलेट होता है। दैट मीन्स देयर इज़ अ टाइम डायमेंशन। और जब टाइम डायमेंशन की बात होती है तो इकोनॉमिक वेरिएबल की कैटेगरी क्या होती है, फ्लो वेरिएबल हो जाता है। तो होप स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की। एक इकॉनमी में 4 सेक्टर होते हैं, देयर इज़ अ 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर। दिस डिवीजन इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द इंटरसेक्टोरल फ्लो। अगर आपसे कहा जाए कि हम 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे हैं, तो जस्ट टू एनालाइज द इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द इकोनॉमी वी नीड टू नो what are 4 sectors of the economy. So it's very simple. The very first is household, second sector is firm जिसको हम प्रोडक्शन यूनिट भी कहते हैं। ओके, हाउस होल्ड इसको हिंदी में हम परिवार क्षेत्र कहते हैं। हम आप सभी लोग हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। सरकार की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विदेशी क्षेत्र, मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें, अपने देश को छोड़ करके जितने भी देश हैं वो सब किसमें आएंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की। 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहला जो सेक्टर है इकॉनमी का, और फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर।
दे आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। एंड द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और दूसरा दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर फर्म को प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का तो उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उनको एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं दे कम फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर है और गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर होती हैं उनका जो कंज्यूमर है वो भी क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर ऑफर देयर फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स एंड इन रिटर्न गेट फैक्टर पेमेंट। वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं फर्म को और बदले में उनको क्या मिलती है? पेमेंट, सैलरी मिलती है, वेजेस एंड सैलरी। जैसे लैंड ऑफर करने पे रेंट मिलेगा, लेबर ऑफर करने पे सैलरी वेज मिलेगी, कैपिटल ऑफर करते हैं अगर तो इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप अगर ऑफर करते हैं तो इसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे रेंट मिला, लेबर को क्या मिला? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल पे क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट। ठीक है, दीज आर द रिवार्ड्स। ये क्या है? ये सब रिवार्ड्स हैं और दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको कहेंगे फैक्टर पेमेंट और इनको कहेंगे फैक्टर्स। ओके, सो हाउस होल्ड सेक्टर जो आपका है they are the consumer of goods and services and they are the owner of factors of production. okay, second जो आपका सेक्टर है that is firm, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? these are the production unit। किसी भी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फर्म्स। क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो सब फर्म्स में बिलोंग करेंगी। दे टेक फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे पिछले लेक्चर बात किया, लैंड ले लिया, लेबर ले लिया, कैपिटल ले लिया, एंटरप्रेन्योर, तो ये सब फैक्टर्स को इन्होंने क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर से क्या किया? लिया। एंड प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे बीइंग अ हाउस होल्ड हमारी कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट आर बीइंग डन बाय द फर्म्स। कैसे करते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं और फर्म्स में आकर के प्रोडक्शन करते हैं। इन रिटर्न दे मेक फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। ओके, तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो आपकी फर्म्स में आएंगी और हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म केवल अगर इन्हीं दो को शामिल किया जाए तो इकोनॉमी क्या कहलाती है? 2 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, अगर हम 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी की ही बात की जाती है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी तक ही फोकस रखें। फिलहाल हम लोग जो 3rd सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। 3rd सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट, जिसको हम कह रहे हैं सरकारी क्षेत्र बोल रहे हैं। तो हर एक देश की अगर बात करें, किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका हाउस होल्ड सेक्टर भी होता है, फर्म भी होता है और साथ ही साथ सरकार भी होती है। सरकार का काम क्या है? दे आर द वेलफेयर एजेंसी। वेलफेयर एजेंसी का मतलब क्या है? सरकार का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सरकार का काम क्या है? सोसाइटी या समाज का कल्याण अधिकतम हो, लोगों का वेलफेयर हो, ऐसा सोचना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। तो इट रेगुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी एंड परफॉर्म्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर द इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती है? रेगुलेट करती है। रेगुलेट करके वो रिसोर्सेज को एक जगह से निकाल के दूसरे जगह ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कोई भी बंदा अगर पुअर है वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है
तो उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन पर क्या लगा देगी? टैक्स। और ये जो टैक्स कलेक्शन है उन कलेक्शन को पुअर क्लास ऑफ पीपल के ऊपर क्या करेगी? खर्च करेगी, स्पेंड करेगी। और ये काम केवल और केवल कौन कर सकता है? सरकार ही कर सकती है। एक कॉमन पीपल ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही लिखा है, द मनी रिक्वायर्ड फॉर सच एक्टिविटीज इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस बोथ फ्रॉम हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। मतलब सरकार हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी टैक्स लगाती है और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर भी टैक्स लगाती है। दीज टैक्सेस आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? इनकी बात में हम इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये टैक्सेस इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं ताकि सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जा सके। ओके, सो तीसरा जो सेक्टर था दैट वाज द गवर्नमेंट सेक्टर। नाउ द फोर्थ सेक्टर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसको हमने कहा, इसको हम बोलते हैं विदेशी क्षेत्र। ठीक है, अपनी इकॉनमी मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के अलावा जो भी कंट्री है दैट विल बी कॉल्ड फॉरेन एरिया, दैट विल बी कॉल्ड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, एक इंटरडिपेंडेंस है एक देश का दूसरे देश के ऊपर। हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो राइट नाउ इन द प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अमंग वन एनदर। जितने भी देश हैं एक देश से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, कैपिटल को एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव, जिसके लिए उनको पेमेंट मिलता है और पेमेंट करते भी हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? पेमेंट रिसीव होगा। और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उल्टा हो गया, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, वी हैव टू मेड द पेमेंट। सही है, एक्सपोर्ट करेंगे तो पेमेंट क्या होगा? रिसीव होगा। आपने गुड्स भेजा, उसके बदले में आपको पैसे मिल गए, यू रिसीव द पेमेंट। इंपोर्ट, आपने गुड्स मंगाई, उसके बदले में आपने पेमेंट क्या किया? मेड किया। तो एक्सपोर्ट के बदले में पेमेंट रिसीव, इंपोर्ट के बदले में पेमेंट मेड। सच ट्रेड अमंग वेरियस इकोनॉमीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक देश का दूसरे देश के साथ जब ट्रेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। सो होप द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट वी कैन डिस्कस द इंटरसेक्टोरल फ्लो बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स। टोटल 4 सेक्टर की बात हम लोगों ने की, हाउस होल्ड सेक्टर की बात की, प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म की बात की, गवर्नमेंट सेक्टर की बात की और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात की। इनके बीच में क्या होता है? एक इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है और इनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हम इंटरसेक्टोरल फ्लो करते हैं। क्या इंटरडिपेंडेंस है? एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन ईच अदर। The household sector depends on producer sector for the supply of goods and services. Okay. The producer sector depends on household sector for the supply of factors of production. जैसे हाउसहोल्ड सेक्टर को गुड्स चाहिए तो वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिलेंगे? हाउसहोल्ड सेक्टर से। द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज फॉर वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़। पुअर क्लास ऑफ पीपल के ऊपर हमें खर्च करना है बीइंग अ गवर्नमेंट, तो हमें फंड चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए। ये रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे? तो प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे और जो टैक्स कलेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन पुअर क्लास ऑफ पीपल फॉर वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट भी क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर, प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर क्या है? डिपेंड करती है। Producer and household sector depends on government for administrative services such as law and order and defense. प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो ये झगड़ा सुलझाने के लिए क्या किए? एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए ताकि डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जा सके। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कौन बना सकता है? सरकार। तो इस टर्म में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों ही गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सरकार का है,
ये हाउस होल्ड सेक्टर नहीं कर सकता, ये प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं कर सकता है। तो ऑल थ्री सेक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। दीज डिपेंडेंसी इज नोन एज इंटरसेक्टोरल फ्लो। जिस इंटरसेक्टोरल फ्लो की हम बात कर रहे हैं, दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। द वन इज नॉमिनल फ्लो एंड अदर इज रियल फ्लो। जो इंटरसेक्टोरल फ्लो है उसका दो टाइप हो जाएगा, एक है आपका नॉमिनल फ्लो और एक आपका है रियल फ्लो। नॉमिनल फ्लो और रियल फ्लो में क्या डिफरेंस है इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। नॉमिनल फ्लो वर्सेस रियल फ्लो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए केवल दो सेक्टर को ही शामिल किया है। दो सेक्टर का मतलब एक आपका है हाउस होल्ड और एक आपका क्या है, फर्म या प्रोडक्शन, ठीक। केवल इन्हीं दो सेक्टर को शामिल करके रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल फ्लो क्या है। तो रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो डिफरेंट सेक्टर हैं, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर है और एक आपका जो फर्म सेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं को अगर हम देखते हैं, मनी को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, मनी का जो फ्लो हो रहा है उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं, केवल फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है इन दोनों इकोनॉमी, दोनों सेक्टर्स के बीच में, अगर केवल उन्हीं की हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। क्या होगा आपका, तो देखिए फर्म का काम क्या है, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या चाहिए उसको, फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कहाँ से जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो एक एरो आपका देखिए क्लॉकवाइज बना हुआ है, क्लॉकवाइज एरो बनी हुई है, और ये क्लॉकवाइज एरो क्या बता रही है कि हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर नोन एज व्हाट, फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज कहाँ जाती हैं, फर्म के पास। और ये जो फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज आती हैं, दे प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, दैट गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग टू बी कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। यही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है। सो होप दिस फ्लो इज क्लियर। ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो आपका चल रहा है, ठीक। फैक्टर सर्विसेज जाएंगी और उधर से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएगा और उसे वो कंज्यूम कर लेंगे। एग्जांपल के लिए वही चीज़ आप लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, वो आपका ऊपर वाला जो आपका दिख रहा है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर्स। दीज टू आर व्हाट नोन एज रियल फ्लो। क्लियर रहेगा। रियल फ्लो में हम फैक्टर सर्विसेज के मूवमेंट को और गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को ही केवल काउंट करते हैं, ओके। व्हाट इज नॉमिनल फ्लो, द सेकेंड इज नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो को हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनी फ्लो कहा जाता है। यहाँ पे हम सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को नहीं देखेंगे, उनके रिटर्न में जो हमें मनी रिसीव हो रही है उसको हम देखेंगे। तो नॉमिनल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बीच में जो फ्लो ऑफ मनी हो रही है, केवल उन्हीं को हम काउंट करेंगे। अगेन दो ही सेक्टर को काउंट कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को और फर्म सेक्टर को। तो पहले वाले में क्या गया था, फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ गए थे, रिवार्ड में क्या मिला, फैक्टर पेमेंट। मतलब फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर से जो सर्विसेज हायर की थी उनके बदले में उसने पे किया, लैंड को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। तो ये क्या है, मनी के फॉर्म में। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। फॉर्म से जो मनी है वो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जा रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर को जो ये फैक्टर पेमेंट रिसीव हुआ, जो पैसा मिला, वही पैसा उन्होंने क्या किया, फॉर्म के ऊपर उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने परचेस की थी उसके पेमेंट में खर्च कर दिया। इसलिए इसको बोल रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी उनके बदले में पैसा इन्होंने क्या किया, खर्च किया, और वो पैसा क्या हो गया, फर्म के पास वापस आ गया। तो ये पैसा घूम के हाउस होल्ड सेक्टर के पास गया, हाउस होल्ड सेक्टर से ही पैसा क्या हो गया, आपका वापस से फर्म के पास आ गया। इसलिए एग्जाम्पल में ये दोनों चीज लिखी हुई है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन अकाउंट्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं उसके बदले में पैसा क्या हो गया,
हाउस होल्ड सेक्टर से फॉर्म की तरफ चला गया। सो होप द रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। रियल फ्लो में हम क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहे हैं, फैक्टर्स सर्विसेज जा रही हैं, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, और मनी फ्लो में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहे हैं कि फैक्टर इनकम आपका रिसीव हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में वही मनी वापस से फर्म के पास आ जा रही है। सो होप दिस टू फ्लो इज़ क्लियर टू यू। आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। इसके बाद हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे अगले लेक्चर में।